मिली अफकार में खुश आमदद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। मालव गांव में पेश आने वाला वाक़या बिरादरी के माबैन ख़त्म हो चुका है। जानिबैन में माफ़ी मांगने के बाद रजामंदी भी हो गई है, लेकिन कुछ हजरात अभी भी इस मसले को मौजू बहस बनाए हुए हैं। इस वाक़े के बाद वैसे ही सभी उलमाए किराम को खूब टारगेट किया जा चुका है। अवामुन्नास के मुताल्लिक तो जहन में कुरान करीम की आयत शरीफा वइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा गर्दिश कर जाती है, लेकिन जब किसी आलिम खुसूसन इलाके की मशहूर व मारूफ किसी भी शख्सियत की टांग खिंचाई किसी आलिम ही की जानिब से की जाए तो बहुत से हम जैसे लोग जो अपने उलमा की जूतियों की खाक हैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने 15 अगस्त को मालव गाँव में पेश आए वाक़े के मुताल्लिक इलाके की मशहूर व मारूफ शख्सियत जलीलुल क़द्र आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ अहमद साहिब कासमी मुहतमिम व संचालक जामिया दारुल उलूम हुसैनिया माडी खेड़ा की एक ऑडियो सुनी होगी जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। बिरादरी के माबैन फैसला होने से पहले जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव तबसरे उस पर किए गए हमने भी देखे और सुने, लेकिन चूँकि हर शख्स को आज़ादी राय हासिल है, तमाशा भी हम भी बने रहे। वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, साहिब फ़हम व फिरासत कम और छुट भैया ज़्यादा लबकशाई करते हैं। उनसे कुछ कहा भी जाए तो क्या, लेकिन मामला रफा दफा होने के बाद भी अगर टारगेट किया जाए, लंबी लंबी तहरीर व मज़ामीन ज़ेर कलम किए जाएँ, ऑडियो की आड़ लेकर ज़ातियात पर उतारू हो जाएं और धमकी दी जाए और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जाए, वो भी अहले इल्म साहिब फ़हम व फिरासत बाशऊर व ज़ी-अक़्ल और माहिर कलम की जानिब से, तो फिर क्या कहा जाए। पहले वो मजमून मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि मालूम हो जाए कि उसमें क्या कुछ लिखा गया है। माजी में पेश आए वाक़े पर तो मैं कोई तबसरा बराह रास्त नहीं करूँगा, अलबत्ता तहरीर करदा मजमून में कुछ पॉइंट्स पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। मजमून मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहिब इलियासी दामत बरकातुहुमुल आलिया का तहरीर करदा है, जिसमें उन्होंने लिखा, अज़ तरफ ज़फ़रुद्दीन इलियासी बख़िदमत हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ साहिब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि बखैर होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती के साथ तवील ज़िंदगी मरहमत फरमाए। बादहू अर्ज़ है कि आपकी इरसाल करदा ऑडियो की समात की, जिसमें मालव कब्रिस्तान में मय्यत दफन न करने और खोदी गई कब्र को वापस बंद कर देने पर क़ारी सुलेमान के ख़ानदान का दिफा कर रहे हैं, जो हकीकत पर मबनी नहीं है। जिस मय्यत की कब्र को बंद किया गया है और दूसरी जगह खोदने पर मजबूर किया गया, वो क़ारी सुलेमान ख़ानदान के पड़ोसी हैं और पड़ोस का ज़िंदगी में भी जो शरई हक़ है आप बखूबी जानते हैं। कब्रिस्तान पानी से भरा है, ऊँची जगह की वजह से कब्र वहाँ खोदी गई। आपने क़ारी साहिब के फजीलत बताते हुए कहा कि अगर क़ारी साहिब की कब्र खुल जाती तो क्या होता। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर क़ारी साहिब की खुल जाती तो अज़रूए शरीयत क्या होता, जबकि क़ारी साहिब की कब्र और उस कब्र के दरमियान एक और कब्र है अहलिया क़ारी साहिब फ़िरोज़ी बेगम की। ये महज बात को घुमाना है। जब छोटा मुन्ना और क़ारी साहिब का ख़ानदान वहाँ पहुँचा तो कब्रें बिल्कुल महफूज थी और कोई कब्र नहीं खुली मिली, ना किसी का कफन और ना बदन, कुछ नहीं खुला मिला। तो खामोशी से दफन करने देते, लेकिन उन्होंने उस जगह को अपने ख़ानदान के लिए मुख्तस कर रखा है, जो मुश्तरका वक्फ कब्रिस्तान की कुछ अराजी पर कब्ज़ा करने के मुतरादिफ है, जो शरान और उर्फन हर तरह गलत है। जो लोग कब्रिस्तान में दादागिरी दिखा रहे हैं, आप उन्हें मजलूम कहते हैं। आप मदरसा तजवीदुल कुरान दिल्ली के शागिर्दों में से एक हैं, मगर ना भूलें कि आप मुफ्ती भी हैं। कौले मुफ्ती एक वज़न रखता है, मगर अफसोस सद अफसोस अब तो मुफ्ती भी इंसाफ पर मबनी बात नहीं करते। आपकी लचकदार पॉलिसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बिला तहकीक ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मोहतरमा फ़िरोज़ी मरहुमा की कब्र से भी ये कब्र एक बालिश्त से ज़्यादा दूर खोदी गई थी। क़ारी सुलेमान का ख़ानदान मुतकब्बिर बदमिजाज पाया गया है। किसी बड़ी शख्सियत की वजह से कानून शरीयत या अहकाम तब्दील नहीं होते। वक्फ कब्रिस्तान पर किसी खुसूसी ख़ानदान के लिए जगह मुख्तस नहीं हो सकती। अपने बुजुर्गों के पड़ोस में भी कब्र नहीं बनाने देते। ये कौन से अखलाक हैं। रोज़े क़यामत एक एक कब्र से 70 मुर्दे खड़े होंगे किस तरह। मैं आपके ज़ाती मामलात पर भी कुछ लिखता, मगर मुझे खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं तेरी तज़हीक तो कर दूँ मगर ये खौफ है, मैं तेरी तज़हीक तो कर दूँ मगर ये खौफ है, मर्तबा मेरा मेरी नज़रों में कम हो जाएगा। हज़रत मुफ्ती साहिब जब भी बोलें बिला तहकीक ना बोलें, एक मुफ्ती की ज़बान में बोलें, मोहम्मद रफ़ीक की ज़बान में ना बोलें।
पूरा गांव गलत नहीं हो सकता? हाजी मुन्ना और कारी साहिब मरहूम के ख़ानदान के इस अमल से उलमा की कितनी तजलील हुई है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो लोग जिनकी मैयत रोक दी, या वो मुक्तदी जो नमाज जनाजा पढ़ने गए थे? आप कह रहे हैं कि वो मज़लूम हैं, वो तो जालिम हैं। मज़लूम तो वो उलमा किराम हैं जिन्हें इस मामले की भनक भी नहीं मगर कौम की गालियाँ सुननी पड़ी हैं। अवाम अगर माफ़ी मांगे तो उलमा दीन की तौहीन से माफ़ी मांगे, ना कि कारी साहिब मरहूम के ख़ानदान से। उन्होंने उलमा की तौहीन कराई है एक बेबुनियाद बात पर और अपनी अनानियत पर। हम चूँकि वहाँ गए हैं, मामला बारीक बीनी से देखा परखा है। अगर गांव के लोगों के गम और गुस्से की बात करें तो ये फैसला बहुत सख्त होता, मगर उलमा किराम की शिरकत से मामले में नरमी आई है। ये वो मजमून है जो मौलाना ज़फ़रुद्दीन इलियासी ने मुफ्ती रफ़ीक़ साहिब के ऑडियो के तनाजुर में लिखा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी मजमून के कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ज़फ़रुद्दीन इलियासी साहब, आपकी खिदमत आलिया में अदबन अर्ज़ है कि जब वो मामला रफ़ा दफ़ा हो गया तो आपको ये तहरीर डालने की ज़रूरत क्या पड़ी? इस्लाह अगर मकसूद थी तो आप फ़ोन पर या फेस टू फेस भी बात कर सकते थे। इस्लाह अगर मकसूद थी तो आप ज़ातियात पर उतारू क्यों हो गए? और अगर ज़ातियात पर ही भड़ास निकालनी थी तो ऑडियो का सहारा क्यों लिया? मालब गाँव में पेश आए वाक़े से क़ते नज़र मैंने कुछ पॉइंट्स आपकी तहरीर से अख्ज़ किए हैं। सबसे पहले आपने लिखा, जिस मैयत की कब्र को बंद किया गया है और दूसरी जगह खोदने पर मजबूर किया गया वो कारी सुलेमान ख़ानदान के पड़ोसी हैं, और पड़ोस का ज़िंदगी में भी जो शरई हक़ है आप बखूबी जानते हैं। लेकिन मौलाना ज़फ़रुद्दीन इलियासी साहब, पड़ोसी का पड़ोसी पर हक़ जानिबैन से है या सिर्फ जानिब वाहिद से? जानिबैन में से एक पड़ोसी ने जो हक़ तलफ़ी की और जाने अनजाने में उनसे जो गलती सरजद हुई वो उसका तस्फिया कर चुके और पूरे गांव के सामने अपने पड़ोसी से माफ़ी भी मांग चुके। कहावत है, रात गई बात गई। बिरादरी ने फैसला सुना दिया, जानिबैन में सुलह सफाई हो गई, लिहाजा मामला ख़त्म। लेकिन क्या दूसरी जानिब से पड़ोसी का कोई हक़ नहीं था? ये सही है कि वक्फ़ आम की सूरत में जगह का तयन व तशख़्ख़ुस किसी के लिए भी रवा नहीं, लेकिन अगर किसी ख़ानदान का तसलसल किसी जगह चला आ रहा था तो क्या आपको नहीं लगता कि जानिब गैर को भी इजाज़त लेनी चाहिए थी, गरचे पड़ोसी होने के नाते ही सही? आपने आगे लिखा कि उन्होंने उस जगह को अपने ख़ानदान के लिए मुख्तस कर रखा है जो मुश्तरका वक्फ कब्रिस्तान की कुछ अराजी पर कब्ज़ा करने के मुतरादिफ है, जो शरअन और उर्फ़न हर तरह गलत है। तकरीबन हर गांव में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कि एक महल्ले या एक ख़ानदान की कब्रें कब्रिस्तान के एक जानिब, दूसरे महल्ले या दूसरे ख़ानदान की कब्रें दूसरी जानिब, और तीसरे महल्ले या तीसरे ख़ानदान की कब्रें तीसरी जानिब। हालांकि अहले महल्ले की गर्ज कब्ज़ा नहीं होता, बल्कि अपनी रिहाइश की कुर्बत या दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं। रहा मसला मालब गाँव का, अगर उन्होंने जगह का तयन कर रखा था तो हम भी कहते हैं कि तयन गलत था, और अगर बात तयन की है तो गाँव वालों को उसका नोटिस पहले ही लेना चाहिए था। खैर, गाँव के मसले पर कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस कब्रिस्तान में भी कब्रों की कोई एक कतार मखसूस नहीं थी कि किसी का भी इंतकाल होगा तो उसी तरतीब से कतार बंदी में दफन कर दिया जाए। यहाँ पर भी कब्रें मुतअद्दिद जगहों पर बनी हुई हैं। अगर चंद कब्रों का एक जगह होना कब्ज़ा करने के मुतरादिफ है तो दूसरी चंद कब्रों का दूसरी जगह होना यह भी कब्ज़ा करने के मुतरादिफ होना चाहिए। यहाँ एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि हज़रत कारी सुलेमान साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहु के ख़ानदान से मेरा ना कोई ताल्लुक़ है, न ख़ानदान के किसी भी फ़र्द से ज़िंदगी में कोई मुलाकात है सिवाय 16 अगस्त की मुलाकात के। पंचायत के बाद पंच, सरपंच, नीज़ उलमा किराम के हमरा हुई मुलाकात ही पहली मुलाकात थी, लिहाजा उनके दिफा की ना कोई वजह है और ना मैं उनका दिफा कर रहा हूँ। आपने इससे पहले लिखा कि कब्रिस्तान पानी से भरा है, ऊंची जगह की वजह से कब्र वहाँ खोदी गई। ये बात तो वाज़ेह है कि कब्रिस्तान में पानी भरा था, यह भी वाज़ेह है कि जहाँ कब्र खोदी गई वहाँ पानी नहीं था, लेकिन ये कहना कि सिर्फ़ और सिर्फ वही जगह खाली थी ये गलत है। इसका सबूत आप उलमा किराम के कब्रिस्तान का मुआयना करते वक्त बनाई गई वीडियो में देख सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ जो कब्र खोदी गई है, हमें जो अपने चश्मों में नज़र आ रहा है यहाँ देख कर सूरत हाल, ये पहले इनको इजाज़त ले लेनी चाहिए थी, और यहाँ कब्र खोदना हमें लग रहा है कि ये गलत कब्र खोदी गई। और बहरहाल मामला जो भी है सबके सामने है,
यहाँ आकर के आप सूरत हाल देखेंगे। अब सोशल मीडिया पे लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, जो जीप पे आया, जबान पाया, कलम पाया, हाथ पे लिख दिया। तहकीक करते नहीं लोग, हाउ कहो बना के पेश कर देते हैं। बहुत सारे हमारा काबिर बोलना चाहते हैं, वो नहीं बोलते, कि उनको भी लोग मतूल कर देते हैं, समझते नहीं कौन बड़ा कौन छोटा। बहरहाल यहाँ करके पता चल रहा है कि यहाँ काफ़ी जगह पड़ी हुई है। ये चबूतरा है, भाई दिखाओ वीडियो कैमरा में दिखाओ, ये सारा कोई पानी नहीं है यहाँ। यहाँ जगह पड़ी हुई है तकरीबन ये 4 बिस्वा से कम नहीं है जगह। ये कब्र कहीं बनाई जा सकती थी, यहाँ तक बनाई जा सकती थी। और जब उनके लाइन चली आ रही है तो यहाँ कब्र नहीं बनाई जाती। सारी जगह ऊंची है, पानी तो बहुत दूर है यहाँ से। हाँ बताओ ठीक है, कब्रिस्तान पूरे गाँव का आपने आगे लिखा कि ना भूले कि आप मुफ्ती भी हैं। कौल मुफ्ती एक वज़न रखता है, मगर अफसोस सद अफसोस अब तो मुफ्ती भी इंसाफ पर मबनी बात नहीं करते। आपकी लचकदार पॉलिसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बिला तहकीक ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप बताएं, क्या किसी का मुफ्ती होना उसकी ज़बान से निकले हुए हर अल्फाज के फतवा होने पर दाल है? बाल्फा से दीगर, क्या कोई मुफ्ती फतवा से हटकर अपनी ज़ाती राय किसी मामले पर नहीं रख सकता? और अगर रख दे तो क्या उसकी आड़ में इफ्ता जैसे अजीमुश्शान मनसब की ऐसी की तैसी करना दुरुस्त है? अगर किसी मसले पर मुफ्ती का लब कशाई करना लचकदार पॉलिसी है तो एक आलिम दीन का महज एक ऑडियो की आड़ लेकर ज़ातियात पर उतारू होना कौन सी लचकदार पॉलिसी है? आपके तहरीर करदा मजमून में सबसे अहम पॉइंट जिसने मुझे ये बोलने और लिखने पर मजबूर किया वो ये है कि आपने आगे मुफ्ती साहिब के ताल्लुक़ से लिखा कि मैं आपके ज़ाती मामलात पर भी कुछ लिखता मगर मुझे खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं तेरी तज़हीक तो कर दूँ मगर ये खौफ है मर्तबा मेरा मेरी नज़रों में कम हो जाएगा। हज़रत मुफ्ती साहिब जब भी बोलें बिला तहकीक ना बोलें, एक मुफ्ती की ज़बान में बोलें, मोहम्मद रफ़ीक की ज़बान में ना बोलें। अजीब बात है, वायरल ऑडियो पर इस्लाह कर रहे हैं और ज़ातियात पर उतारू होने की धमकी दे रहे हैं। एतराज़ आपको ऑडियो पर है तो ज़ातियात की धमकी क्यों? और जब धमकी ही दे डाली तो फिर जो भड़ास है उसे दिल में लिए इतने पुरतकल्लुफ़ क्यों? लिख ही देते। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि मुबहम तोहमत लगाकर बदनाम भी कर दो और उसकी वजाहत ना करके मुहसिन और मुहाफिज भी बन जाओ। जो बात आपने मुफ्ती साहिब पर कही, क्या वो आलिम दीन होने की हैसियत से आपको ज़ैब नहीं देती कि आप भी मौलाना ज़फ़रुद्दीन इलियासी की ज़बान बोलें और लिखें, ना कि ज़फ़रुद्दीन की? ये कौन सी पॉलिसी है? यकीनन वो उलमाए किराम मज़लूम हैं जिन्हें इस मामले की भनक भी नहीं मगर कौम की गालियाँ सुननी पड़ी। लेकिन कम से कम आप तो आमी ना बने। अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, कुरान व हदीस की फ़हम दी है, आप एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, अच्छे कलमकार भी हैं, लेकिन मज़मून में ज़र कलम कुछ अल्फाज इतने भोंडे कि जिन्हें अवामुन्नास भी नो के कलम पर ना लाए। इस्लाह करनी मकसूद है तो अल्फाज का तयन भी ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको कोई ज़ाती रंजिश हो, कोई ज़ाती इख्तिलाफ हो, लेकिन कम अज़ कम उनके हज़ारों लाखों शागिर्द मुहिब्बीन और मुताल्लिकीन के जज्बात को भी मलहूज़ रखना चाहिए। ये गलत है कि मसला ऑडियो का उतारू हो गए ज़ातियात पर। उम्मीद का आप मेरी इन बातों को बहुत संजीदगी से लेंगे और शायद कि गौर करेंगे कि हो सकता है कि आपसे भी कुछ लिखने में गलत हो गया हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।